हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये वेक्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम वेक्टर एडिशन। जब हमने वेक्टर की डेफिनेशन बताई थी हमने कहा था वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड व्हिच हैव डायरेक्शन दे ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो आज हमें वेक्टर एडिशन पढ़ना है। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है। जैसे आपको बहुत सारी बातें पता होगी, आपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व की होगी, बट आपको ये बात नहीं पता होगी कि ये वेक्टर्स है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स हमने क्या किया काम, मैंने और मेरे फ्रेंड ने हमने इसको आगे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लगाया, मेरे फ्रेंड ने आगे की तरफ 3 न्यूटन फोर्स लगाया। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये चीज आप देख पाओगे कि मैं भी आगे फोर्स लगा रहा हूँ, वो भी आगे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स तो दोनों लगा रहे हैं। तो इस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, 5 न्यूटन, क्योंकि हम दोनों आगे लगा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, मान लो मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और मेरा फ्रेंड पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन। मैं आगे 3 न्यूटन, वो कितना, पीछे की तरफ कितना, 2 न्यूटन। तो आपके हिसाब से कितना फोर्स लगता, क्या अभी भी 5 न्यूटन लगता या कम लगता? मुझे लगता है आपके दिमाग में आइडिया आया होगा, सर इस पे ना 1 न्यूटन लग रहा है नेट। मतलब वो मैं आगे खींच रहा हूँ 3 न्यूटन से, वो पीछे खींच रहा है 2 से, तो लगभग 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 न्यूटन, वही है, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ये बेसिकली वेक्टर एडिशन ही है, ठीक है। कि क्योंकि देखो आपने फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप ऐड कर रहे हो, कभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो। लेकिन आप कहां पर फंस जाओगे, फंसोगे आप यहाँ पर। अगर इस बॉक्स पे मान लो ये सरफेस है, मैं इस बॉक्स को आगे फोर्स लगा रहा हूँ 3 न्यूटन और मेरा फ्रेंड यहाँ लगा रहा है, से 90 डिग्री पर, ऐसे वो यहाँ लगा रहा है फोर्स, मैं यहाँ लगा रहा हूँ फोर्स। अब क्या करोगे, सब सामने दोनों लगा रहे थे, आपने ऐड कर दिया था, एक ने आगे एक ने पीछे, आपने माइनस कर दिया था। लेकिन जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे कि भाई वो मैं आगे लगा रहा हूँ, वो यहाँ लगा रहा है, अब नेट फोर्स कितना लगेगा। जैसे मैं मान लो मैं इसी बॉक्स को कह रहा हूँ कि मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड से इधर नहीं लगा रहा, किसी एंगल पे 90 पे, वो इधर धक्का दे रहा है, मैं आगे धक्का दे रहा हूँ, और वो लगा रहा है 2 न्यूटन से, मैं लगा रहा हूँ 3 न्यूटन से। अब कितना आएगा, तो अब इसको नहीं कर पाओगे ऐसे, क्योंकि हमने भी वेक्टर लॉ नहीं पढ़ा है। वो चीजें हमें इसलिए पता थी, वो हमें फील हो रहा है, हमने डे टू लाइफ में वो देखा है। कभी कार वगैरह कुछ खराब होती है तो लोग आके उसको पुश करते, सारे लोग एक ही साथ धक्का देते, आगे की तरफ देते। ऐसा नहीं होता कुछ आगे से दे रहे, कुछ पीछे दे रहे, उल्टा दे रहे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये चीज हम ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हमें यही चीज पढ़नी है, वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाएगा, अगर आगे हो, अगर पीछे हो, अगर किसी एंगल पे हो, ठीक है। तो वेक्टर्स को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 लॉज है, ठीक है। तो एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो दोनों लॉज हैं ये आप वैसे खुद ही बता सकते हो। इस लॉ को पढ़ाने से पहले आप इसको खुद फील करोगे कि हाँ ये बात सही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ए पॉइंट पे, और मैं यहां से आगे गया, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट पे गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं यहां से यहां गया, उसके बाद पहले मेरा फेस आगे की तरफ था, मैं सामने की तरफ चल रहा था। अब क्या किया मैंने इसे टर्न किया, ऐसे मैं जा रहा था आगे की तरफ, फिर मैंने टर्न किया, से मैंने 30 डिग्री टर्न किया, और अब मैं यहां जा रहा हूं। ये कितना टर्न किया मैंने, थीटा इक्वल्स टू से 30 डिग्री। तो मैं ऐसे था, फिर मैंने टर्न किया, अब मैं यहां चला गया। अब मैं कहां पहुंच गया, इस पॉइंट पे, मानो सी। पहली मेरी डायरेक्शन थी सामने की तरफ, इस पॉइंट से निकलने के बाद मेरी डायरेक्शन इस पॉइंट तक सामने ही थी। तो यहां से यहां तक हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर। इस वेक्टर का नाम रखो से एक्स वेक्टर, मान लो एक्स वेक्टर क्या है, यहां से वहां तक वो डायरेक्शन सामने। फिर इस पॉइंट के बाद मैंने टर्न किया और मैं आगे जा रहा हूं यहां तक। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी डायरेक्शन सामने की तरफ पहुंच गए यहां पर। इस यहां से यहां इसको मानो वाई वेक्टर। ये अलग है, ये अलग है। क्यों ये अलग है, क्योंकि इसमें मेरी डायरेक्शन सामने है, उसमें मेरी डायरेक्शन इस साइड है। तो जब तक डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर सेम रहता है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। आपने 9th क्लास में ये बात पढ़ी होगी। अगर मैं आपको कहूंगा भाई बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, दोबारा सुन लो। मैं यहां से यहां गया तो एक वेक्टर हो गया, फिर मैं यहां से यहां गया तो ये दूसरा वेक्टर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपने सुना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक। तो हम क्या करेंगे काम, हम इस पॉइंट को ये जोड़ देंगे।
तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। मैं यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, ये प्लस ये अगर मैं नॉर्मल ऐड करूंगा, ये 10 मीटर ये 15 मीटर, सीधे मैं ऐड करता हूं 10 + 15 25, ये डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपने एंड किया उस पॉइंट को जोड़ो, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको मैं लिखता हूं आर वेक्टर। अब ट्रायंगल लॉ की तरफ आते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे आपके पास एक ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल कौन सा बना, ए बी सी ट्रायंगल बना, जिसका एक साइड कितना है ए बी, दूसरा साइड कितना है बी सी, तीसरा साइड कितना है या ए सी या सी, कुछ भी इसमें कभी नाम हो। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है, सुन लेना, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स, और इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंड पॉइंट ये, इसके एंड पॉइंट के बाद उसका फिर होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट, फिर ये इसका एंड पॉइंट। तो इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स, देन द थर्ड साइड, जो तीसरा साइड है वो इसका क्या होगा, देन द थर्ड साइड विल बी द रिजल्टेंट। मतलब ये जो आपके पास है, ये जो थर्ड साइड है, ये बेसिकली क्या होगा, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। ये प्लस जो है, ये सिंपल वाला प्लस नहीं है, ये वेक्टर एडिशन है। और एक बात याद रखना, जो आपके पास ट्रायंगल लॉ होगा, ये आपको बस आइडिया देगा, आंसर नहीं देगा, आंसर नहीं देगा। ये आप समझ जाओगे इसका क्या मतलब होता है। दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। मान लो मैं यहां से यहां गया, से a वेक्टर, फिर मैंने टर्न लिया, मैं यहां चला गया, से b वेक्टर, यहां से यहां गया, फिर ये स्टार्टिंग, फिर ये एंड पर। तो बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या, आप उसको ऐसे याद रखो। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो यही इन दोनों का एडिशन है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। बात क्लियर होगी, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स व्हिच आर इन सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, then the third side of the triangle will be the resultant in this order। ये वाला ऑर्डर लेना है, यहां से लेकर यहां तक। अगर आपको याद नहीं रहता, आपने कुछ नहीं करना, आपने याद रखना है, हम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, डिस्प्लेसमेंट का इसको जोड़ दो, तो a वेक्टर b वेक्टर तो रिजल्टेंट वेक्टर। और इसमें आपको आइडिया मिला। अब आइडिया का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल लॉ मैंने बताया ये आपको आइडिया देता है, लेकिन आपको आंसर कौन देता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सॉल्यूशन हमें कौन देगा, उसके लिए कुछ और करते हैं। इसका मतलब क्या हो मैं समझा देता हूं। देखो मैं किसी भी इंसान से अगर पूछूंगा ना, जिसको फिजिक्स का पी तक नहीं आता, कुछ नहीं आता, उससे भी पूछूंगा, वो भी इसका आंसर बता देगा। देखो मानो मैंने किसी बच्चे को कहा कि भाई मैं यहां से यहां चला गया, फिर मैंने टर्न लिया और फिर मैं यहां चला गया, मैं यहां से यहां गया था 10 मीटर, फिर मैं यहां से गया था 20 मीटर, लेकिन यहां पर जो मैंने टर्न लिया वो मैंने 30 डिग्री एंगल का लिया, 30 डिग्री घूमा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, वो फटाफट बता देगा सर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसको आइडिया है। लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगा कि काम कर ये बताइए कितना होगा, अगर इसको मेजर करके स्केल लगाएंगे तो इसका आंसर कितना होगा, वो नहीं बता पाएगा। अगर मैं उसको ऐसे कहता हूं कि भाई मैं यहां से यहां गया से 10 मीटर, फिर मैंने 60 डिग्री का टर्न लिया, 60 डिग्री मतलब मैं ऐसे चला गया, फिर मैं कितना टर्न लिया 60 डिग्री, और फिर मैं यहां चला गया, इस साइड नहीं चला गया, सपोज मैं चला गया से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, तो मेरा रिजल्टेंट कितना, मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ोगे सर ये आपका रिजल्टेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना होगा, इसका लेंथ मतलब ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आप ऐसे नहीं कह सकते सर आपने तो ये बता दिया था r = a वेक्टर 10 + b वेक्टर 10 तो 20, ये नहीं है। ये चीज आपको बस आइडिया देती है, आंसर नहीं देती, नो आंसर। आंसर कहां से आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो ट्रायंगल लॉ क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो हम आंसर इसको कैसे लाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ध्यान से सुन लेना, मेरे पास आपको बेसिकली इसका रिजल्टेंट चाहिए होगा, बट मैं इसको डिराइव करवा दूंगा। मेरे पास यहां से लेकर यहां तक O पॉइंट, A पॉइंट और यहां से यहां तक एक वेक्टर है जो है से x वेक्टर, मतलब O से A तक एक वेक्टर है जिसका नाम हमने x वेक्टर रखा। और समझने के लिए, याद रखने के लिए हम यहां से यहां गए, तो हम किसी को कहेंगे भाई मैं यहां से यहां गया, तो कितना गया से 10 मीटर, कहां गया सामने की तरफ, सामने की तरफ मतलब डायरेक्शन, 10 मीटर मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा तो डायरेक्शन ये था, मेरे को तो यहां जाना चाहिए था स्ट्रेट,
लेकिन मैंने टर्न किया। अब इस बार मैंने टर्न कितना किया, तो मैंने थीटा टर्न किया, मतलब ऐसे जाके मैं ऐसे टर्न हुआ, और अब मैं यहां चला गया। अब मैं कितना चला गया, इस पॉइंट का नाम रखो B, तो O से B ये मानो वही y है, y वेक्टर। तो मान लो मैं 10 15 20 मीटर कुछ भी चला गया, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना होगा, तो आप कहोगे सर रिजल्टेंट हमारा ये होगा, इस पॉइंट को एक्चुअली जोड़ना है आपस में यहां से ऐसे, और इसका नाम हम रखेंगे रिजल्टेंट। और ये कितना होगा, x वेक्टर प्लस y वेक्टर। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं, आइडिया है। आंसर कहां से आएगा वो देखो। तो देखो इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग काम करेंगे कि यहां पर मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा यहां पर। इसका नाम था B पॉइंट और मैंने इसका नाम N रखा, तो ये परपेंडिकुलर है इसको, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक कितना है, मतलब मैग्नीट्यूड, तो यहां से यहां तक जो दूरी है वो y है। मानो यहां से यहां तक है 10, तो यहां से यहां तक जो मैग्नीट्यूड होगा 10 होगा। ऐसे ही यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू x। ये जो x वेक्टर है बेसिकली है ये मैग्नीट्यूड x, और साथ में सामने की तरफ हम i कैप से लिखते हैं, आपको यूनिट वेक्टर्स होंगे, या आप लिखो इसको सामने की तरफ, आप इसको लिखो x वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये भी चल जाएगा, मतलब सामने की तरफ। बट हमें उसकी जरूरत नहीं, हमें मैग्नीट्यूड की बात है। मैग्नीट्यूड मतलब यहां से यहां तक कितना है, ठीक है ना। अब देखो अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हो BNA ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं एक तो साइन थीटा लूंगा, एक कॉस थीटा लूंगा। देखो मेरे पास ट्रायंगल है BNA, इस ट्रायंगल को आप साइन थीटा लो, ये आपका थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस साइन थीटा का परपेंडिकुलर कितना है, ये साइड, मतलब BN, पहले लिखते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू BN अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज कितना है AB, तो जो कि y के बराबर है, मैं y ये लिख लेता हूं। इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो, y sin थीटा इक्वल्स टू BN, मतलब ये हुआ, ये जो B से N तक जो दूरी आई, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो है y sin थीटा, y sin ऑफ थीटा, यहां से लेकर यहां तक। इसी तरीके से अगर आप cos थीटा की बात करते हो, cos थीटा इसी ट्रायंगल का कितना होगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का बेस कितना होगा, तो बेस इसका an होगा, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना होगा, सेम इसका हाइपोटेन्यूज कितना है y, तो इसको ये मल्टीप्लाई करो, आपको an की वैल्यू मिल जाएगी y cos ऑफ थीटा, मतलब यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, y cos थीटा, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना, अगर ये y है इसके साथ थीटा, जिसके साथ थीटा वो होता है y cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है, बेसिकली ना ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर ही होगा। तो आपने इतना याद रखना, अगर ये y है तो इसके साथ y cos थीटा, इसके साथ y sin थीटा, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास ये मिला, यहां से यहां तक y cos थीटा, यहां से यहां तक y sin थीटा, और एक बात यहां से यहां तक कितना है, ये कितना मींस मैग्नीट्यूड, तो ये x है, कितना है कहां की तरफ है, दैट मींस x वेक्टर, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ONB, बड़ा वाला ट्रायंगल ON, ये पूरा बेस हो जाएगा, साथ में ये B हो जाएगा, ये 90 है, तो एक ट्रायंगल बन गया। अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा, मेरे को ये लेंथ मिल जाएगी जो मुझे चाहिए। हमें ये तो करना है, ये कितना है, क्वेश्चन तो यही था। दैट मींस मेरे को क्या मिल जाएगा, r का मैग्नीट्यूड, मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज r, यहां से यहां तक कितना है वो मिल जाएगा। तो मैं कैसे लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं यहां पर दो स्टेप्स में, इसको कर लेता हूं। देखो मैं लिखूंगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहां से यहां तक का स्क्वायर r स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर, मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है, यहां से यहां x है, यहां से यहां y cos थीटा है, तो टोटल कितना होगा x प्लस y cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। मैं दोनों स्टेप एक साथ कर रहा हूं ताकि जल्दी हो और वीडियो छोटी बने। प्लस
फिर यहां से यहां तक कितना है, तो ये y sin थीटा है, तो y sin थीटा का होल स्क्वायर। दोबारा बता देता हूं, मैंने क्या किया, बड़ा वाला ट्रायंगल लिया ONB, उसमें लिखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस यहां से यहां तक है पूरा, तो ये है x, ये है y cos थीटा, टोटल हो जाएगा x प्लस y cos थीटा का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज y sin थीटा स्क्वायर। और एक बात याद रखना, ये एंगल जो है ये फाई होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, इसको फाई मान लीजिए, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट्स में है, इसको पूरा खोल लेते हैं, sin a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो बनेगा x स्क्वायर y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस xy cos ऑफ थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, a प्लस b का होल स्क्वायर है तो होता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस अब ये y sin थीटा का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो अगला स्टेप r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां से y स्क्वायर यहां से y स्क्वायर कॉमन कर दो, अंदर मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2xy cos ऑफ थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आएगा 1, तो आपको r की वैल्यू मिल जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy cos ऑफ थीटा। अगर मैं रूट दोनों साइड लगा लेता हूं तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो आपको जो r की वैल्यू मिल गई, r मतलब यहां से लेकर यहां तक, वो कितना मिला आपको, वो आपको मिला अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर यहां से यहां तक का जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहां से यहां तक का जितना भी मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy 2x ये y ये, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर रहा है cos ऑफ थीटा, cos थीटा मतलब जितना भी तुमने टर्न किया होगा, जितना टर्न किया होगा वो फैक्टर यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया। तो हमारे पास अब आज के बाद कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन एक बता देता हूं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अब क्वेश्चन देखो, शॉर्ट में मैं समझा देता हूं, देखो इसी से हम करेंगे, ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं मैं सामने की तरफ गया 10 मीटर, फिर मैंने टर्न लिया 60 डिग्री का और फिर मैं यहां चला गया 10 मीटर, बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना। तरीका क्या है, दो तरीके हैं, पहले आइडिया है फिर आंसर है। तो आइडिया कैसे होगा, हम तो यहां से यहां गए, फिर हमने टर्न किया तो यहां चले गए, तो याद रखेंगे या तो ट्रायंगल या तो डिस्प्लेसमेंट वाला काम, हम यहां गए फिर यहां गए, तो हमारा तो डिस्प्लेसमेंट ये है सर, ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट, ये है रिजल्टेंट। बट ये कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो ये आपने बता दिया, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये r कितना होगा, हमने देखा x स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर प्लस ट्वाइस xy मतलब 2 इंटू x10 y10 तो 10 स्क्वायर इंटू cos ऑफ थीटा, cos थीटा मतलब ये टर्न कितना लिया है, बेसिकली ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये बेसिकली एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। जैसे a वेक्टर सामने की तरफ है, b वेक्टर यहां की तरफ है, तो ये एंगल हो गया। तो यहां पर हम यूज करेंगे cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और पूरे का रूट 2 से 2 हट जाएगा, आपको आंसर मिलेगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना हुआ 3 टाइम्स 10 स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपके पास, नीचे लिखता हूं r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स 10 स्क्वायर, 10 का रूट हट जाएगा, r की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बात समझ आ गई, क्योंकि ये मैं इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं, एग्जांपल से बता रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे। ये करते हैं r वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर, इसको सीरियसली ऐड करते हैं, ये 10 ये 10 10 10 करके 20 होता नहीं। इसका मतलब है इसका वेक्टर एडिशन करना, वेक्टर एडिशन करो, और ये आइडिया है कि भाई एंगल वाले तरीके से जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे, फॉर्मूला क्या लगेगा कभी भी, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy cos ऑफ थीटा पूरे का रूट लगाना है। क्लियर है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। देखो इस फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूं और उसके बाद हम इसके स्पेशल केसेस करते हैं। देखो हमने देखा रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर ट्वाइस xy cos ऑफ थीटा। मान लो पहला केस है थीटा इक्वल टू 0,
थीटा कितना 0। मतलब ये हुआ मैं यहां चला गया, फिर मैं यहां ही और चला, सपोज मैं यहां से यहां तक गया से ए वेक्टर या वही एक्स वेक्टर जो हम लिख रहे हैं, फिर मैं आगे ही चला गया, लेकिन इस बार मैं थोड़ा ज्यादा चला, से मैं 10 मीटर आगे चला सामने की तरफ होता है क्या, फिर मैं और आगे चला, से मैं अब 20 मीटर आगे चला, तो मेरे पास x वेक्टर कितना है 10 मीटर आई कैप, सामने की तरफ 10 मीटर, फिर मैं 10 नहीं चला, अब मैं 20 चला, इसलिए दूसरा वेक्टर हो जाएगा y वेक्टर कितना हो जाएगा 20। तो थीटा कितना हो गया 0। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो a सामने, b सामने, x सामने, y सामने। इस केस में अगर आपसे मैं पूछूंगा, आप खुद भी बताओगे सर, आप जो चले होंगे ना, आपका जो रिजल्टेंट होगा ना, आप सामने 10 सामने 20 सामने सामने ऐड हो जाते तो आंसर 30 आना चाहिए। वहां पर देखो रिजल्टेंट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy cos 0, क्योंकि एंगल 0 है तो cos 0 होता है 1, तो यहां पर हम लिखेंगे cos 0 की वैल्यू वो 1 आ जाएगी, तो ये आपको मिलेगा r इक्वल्स अंडर रूट ऑफ ये है x स्क्वायर y स्क्वायर 2xy, तो आएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, रूट और ये हट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ गई x प्लस y, जो हम पहले भी करते थे बट हमें पता नहीं होता था। आज से बाद हमें पता चल गया, जब भी थीटा कितना होगा 0 तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं तो आंसर ऐड ही हो जाएगा सिंपल तरीके से। हम सामने फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, हम सामने और फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन, 10 प्लस 15 सीधे 25, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा केस इसका होगा, अगर आपके पास थीटा हुआ 180, एग्जांपल फिर से बताता हूं, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी ले लो, जैसे मैं आगे की तरफ गया 10 मीटर, फिर मैं यहां से पीछे की तरफ आया 3 मीटर, आगे की तरफ जाना तो x वेक्टर मेरे पास है 10 मीटर, आगे की तरफ का मतलब होता है i कैप, यूनिट वेक्टर के अंदर मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और पीछे की तरफ आना होता है माइनस i, आगे होता है प्लस i, पीछे होता है माइनस i, तो y वेक्टर मेरे पास कितना है, वो है 3 मीटर i कैप, लेकिन माइनस में i कैप आगे माइनस i पीछे, ये दो वेक्टर्स। तो मेरे पास मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया मेरा, मैंने स्टार्ट यहां किया, फिर मैं यहां गया, फिर मैं वापस आया, तो आंसर कितना आएगा 7 मीटर आ जाएगा, 10 आगे 3 वापस, तो बचा कितना 7, सिंपल। ऐसे ही मान लो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 10 न्यूटन फोर्स मैंने आगे लगाया, 3 न्यूटन फोर्स मैंने पीछे लगाया, तो नेट कितना, नेट आगे की तरफ 7 न्यूटन फोर्स आएगा, 10 आगे 3 पीछे 7 आगे, तो सीधे आपने माइनस किया, वही आंसर भी आएगा। देखो अब आपके पास इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है 180, आप आगे जा रहे हो a वेक्टर, आप पीछे आ रहे हो b वेक्टर, आगे और पीछे का एंगल कितना होता है 180, तो यहां पर cos ऑफ 180 जब डलेगा तो वो -1 होता है, कितना होता है -1, वो -1 होगा तो ये चीज माइनस बनेगी, ये x माइनस y का होल स्क्वायर बनेगा, रूट हट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा x माइनस y, जो हमने किया, x आगे की तरफ 10, y पीछे की तरफ 3, 10 माइनस 3 7, जो यहां पर एग्जांपल लिया, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी आप एंगल्स ले सकते हो, जैसे मान लो थीटा की वैल्यू 90 है, तीसरा केस, मतलब मैं आगे की तरफ गया 10 मीटर, फिर मैंने 90 डिग्री का टर्न लिया और फिर यहां की तरफ गया से 10 मीटर, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना, सिंपल पाइथागोरस वाला फॉर्मूला है, ये स्क्वायर ये रिजल्टेंट होगा, तो वहां पर एंगल क्या डलेगा cos ऑफ 90, cos 90 होता है 0, ये पूरी टर्म होगी 0, ये पूरी टर्म 0 होगी, तो हमारे पास आंसर आएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आंसर होगा। और यहां पर भी आप खुद देख सकते हो, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, तो उसको रूट लगा लो, तो आपके पास क्या मिल जाएगा r इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर पूरे का रूट, बात खत्म। इसी तरीके से अगर आप थीटा 60 आया 30 आया 45 आया, अब इसको आप डालते जाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीटली जितना कुछ मैंने बता दिया, ये पूरा किस पे बेस्ड था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें दो पार्ट्स थे, आइडिया वाला पार्ट, दूसरा कौन सा था इसका न्यूमेरिकल पार्ट, जिससे हमें आंसर मिलता है। आइडिया से हमें बस ये पता चलता है कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, बात खत्म, ठीक है। अब एक और चीज है इसमें, एंगल को अपने को निकालना पड़ता है। एंगल निकालने का मतलब मैं क्या है वो देखो, ये हमारे पास a वेक्टर था या x वेक्टर था, मैंने तब x लिखा था, आप इसको कुछ भी लिख सकते हो, बुक में आपको x ही मिलेगा, a ही मिलेगा। पहुंच गए यहां, ये हमारे पास डायरेक्शन है कि भाई पहले की डायरेक्शन वो थी, फिर टर्न किया गया, अब हम यहां चले गए,
ये हमारे पास बी वेक्टर कितना एंगल किया थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया, यहां से यहां गए एक साइड ट्रायंगल का, फिर यहां से यहां गए दूसरा साइड ट्रायंगल का, तो तीसरा साइड ट्रायंगल का क्या होता है रिजल्टेंट, r इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये है ये आपको देगा आइडिया, ठीक है। तो आपको ये एंगल बताना है ये कितना होगा, ये फाई कितना होगा। मैंने आपको सिखाया था यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये y था, तो यहां से यहां तक कितना y, ये चीज थी जहां एंगल होता है y cos थीटा, यहां था y sin थीटा। पीछे फिर से रिवाइंड करके देख लेना, डिराइव करवाया था इसको। ये आपके पास y है, सामने की तरफ लगाऊंगा साथ में तो y वेक्टर है, यहां से यहां तक कितना है दैट मींस y ये, तो ये y cos थीटा, तो ये y sin थीटा, ये इसका शॉर्टकट है। अब मेरे को ये एंगल बताना है ये कितना है, तो हम लोग क्या करते हैं काम, इस बड़े वाला ट्रायंगल जो आपको मिल रहा है इसका tan फाई ले लो। tan फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना होगा y sin थीटा अपॉन a, क्योंकि यहां सॉरी a x, यहां से यहां तक x, यहां से यहां तक y cos थीटा, x प्लस y cos ऑफ थीटा, ये आंसर होगा। ये चीज जरूरी है, क्यों जरूरी है, मानो मैं यहां, मानो हम दो लोग यहां पर थे, एक मैं था एक फ्रेंड था, मैं यहां गया 10 मीटर, फिर मैंने 60 डिग्री टर्न किया, अब मैं यहां गया 20 मीटर। अब उसने इसका रिजल्टेंट निकाला और मान के चलो ये इसका रिजल्टेंट आ गया 10√3, ऐसे ही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर वो 10√3 चलेगा तो मेरे पास तभी पहुंचेगा जब वो इसके साथ एंगल फिक्स एंगल बनाएगा। मान लो उसने एंगल बड़ा बनाया, बड़ा एंगल बनाया, तो 10√3 तो यहां पहुंच जाएगा, उसने एंगल छोटा बना दिया, 10√3 इधर कहीं निकल जाएगा। तो मतलब एग्जैक्टली उस जगह पर पहुंचने के लिए जो इंसान यहां पर चाहता है, मैं यहां से यहां गया फिर मैं यहां गया, कोई इंसान चाहता है वो डायरेक्टली यहां पहुंच जाए, उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो ये कितना है ये पता होना चाहिए, दूसरा यहां इसके साथ कितना एंगल बन रहा है ये पता होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली वहां पहुंचेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं पता होगी तो वो नहीं पहुंचेगा, मुश्किल काम है। अगर उसको पता होगा ये एंगल का पता ही नहीं है, बस ये पता है 10√3 है, तो अगर वो इस रास्ते निकल जाएगा तो कहीं और ही पहुंच जाएगा, इस रास्ते निकल जाएगा तो कहीं और ही पहुंच जाएगा, इसलिए उसके पास ये फिक्स्ड एंगल होना चाहिए, जो एंगल यहां पर बन रहा है ना ये फिक्स होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा लॉ है हमारे पास, वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। वो भी सिंपल है, वो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो घर पे, और शायद आप लोगों को ये पता भी हो। मैं आपको समझा देता हूं, देखो मान के चलो मेरे पास एक बुक है टेबल के ऊपर, ये टेबल पे मैंने एक बुक रखी हुई है, ठीक है। इस बुक को मैं आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, बस आगे की तरफ, तो ये बुक कहां जाएगी, तो ये बुक आगे की तरफ ही जाएगी। अब इस बुक को मैं फोर्स इस साइड लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं, ये नहीं लगा रहा हूं, साइड में लगा रहा हूं, ऐसे रखिए बुक, अब इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये कहां जाएगी, इसी साइड जाएगी। लेकिन अगर मैं इस बुक को एक साथ, ये बुक को मैं सामने फोर्स लगा रहा हूं और दूसरे साइड यहां लगा रहा हूं, एक साथ दोनों साइड फोर्स लगा रहा हूं, तो चांसेस है ये बुक इस रीजन में कहीं जाएगी, या यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, कहीं भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कौन सा फोर्स ज्यादा है। आप उसको खुद कर सकते हो, आप जैसे ये यहां पर मैंने ये रखा हुआ है, अगर मैं इस डस्टर को यहां फोर्स लगा तो आगे जाएगा, इसको मैं इस साइड फोर्स लगा तो वहां जाएगा। लेकिन अगर मैं इस एंड पे मैंने ये रखा हुआ है, इस कॉर्नर में मैंने रखा हुआ, इसको मैं यहां से और यहां से, मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर एक साथ फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो है आपके पास ये बीच में से जा रहा है। तो यही है आपके पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है अगर आपके पास ये मान लो x वेक्टर है, ये मानो y वेक्टर है, ये x वेक्टर है, ये y वेक्टर है, और ये इनके बीच का एंगल है थीटा। अब देखो ये अगर x वेक्टर है ना, तो मैं इतना ही यहां पर भी बनाऊंगा, ये भी x वेक्टर होगा, ये मैं समझाऊंगा कैसे होता है। और ये y वेक्टर है, तो इस y वेक्टर को मैंने पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये आपके पास डॉटेड बनाना था, ये हमें, ये आपके पास y वेक्टर बनेगा। बेसिकली वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूं सामने की तरफ 10 न्यूटन फोर्स,
या मैं यहां से कहता हूं सामने की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, बात एक ही हो जाती है। वेक्टर्स को अगर आप पैरेलल शिफ्ट करते हो, ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे चल जाता है, लेकिन रोटेट नहीं कर सकते। वेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूं ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, अब मैं यहां से कह रहा हूं ऊपर की तरफ 10 न्यूटन फोर्स, ये वेक्टर सेम है, ऊपर डायरेक्शन 10 न्यूटन फोर्स मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर सेम है। या मैं इसको पीछे करता हूं, पीछे मतलब ऐसे पढ़ के यहां से कह रहा हूं, यहां से कह रहा हूं 10 न्यूटन फोर्स, ऐसे नीचे करके यहां करें तो भी ये बराबर है। वेक्टर्स को हम, ये वेक्टर सामने की तरफ, इसको मैं नीचे कर सकता हूं, इसको मैं आगे कर सकता हूं, इसको मैं पीछे कर सकता हूं, मतलब दिखाने के लिए। हाँ, इसको मैं ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, इसका डायरेक्शन ही बदल जाएगा। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट रोटेटिंग, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये एक्स वेक्टर है, इसको मैंने ऊपर लिया फिर आगे लिया, तो ये एक्स, इस तरह ये लेंथ उतना ये लेंथ। ये वाई वेक्टर है, इस वाई वेक्टर को ऐसे ही शिफ्ट किया, पहले इधर और यहां रखा, ठीक है। अगर आप देखोगे पैरेललोग्राम बना, क्योंकि ये जो है इसके पैरेलल, ये जो है इसके पैरेलल, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम लॉ कहता है अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड्स, एक ये वाला साइड मान लो, एक ये वाला साइड, ये दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और ये दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बीच में से जो डायगोनल पास होगा, ये इनका रिजल्टेंट होगा, ए वेक्टर सॉरी एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। अभी समझ नहीं आया, आ जाएगा। आप इसको फोर्स की तरह ले लो, ये भूल जाइए क्या मैंने बना दिया। मैं कह रहा हूं मेरे पास ये चीज है, ये बॉक्स है, इसको ना बोर्ड जो है ऐसे आपको दिख रहा है, इसको ऐसे रोटेट करके इमेजिन करो, ये ऐसे फ्लैट है और यहां पर मैंने एक बॉल रखा है या बुक रखी है या कुछ ब्लॉक रखा है, उसको मैं एक तो सामने फोर्स दे रहा हूं, एक किसी एंगल पे दे रहा हूं, एक तो सामने फोर्स दे रहा हूं, एक किसी एंगल पे फोर्स दे रहा हूं। वो जो बुक होगी, वो जो ब्लॉक होगा, वो जो भी चीज है, वो कहां से जाएगा, वो चांसेस है वो यहां से जाएगा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ट्रायंगल लॉ में आप एग्जांपल याद रखोगे डिस्प्लेसमेंट का, आप यहां से यहां गए, फिर आप यहां से यहां गए, डिस्प्लेसमेंट क्या, ये लॉ क्या कहता है, अगर दो साइड ट्रायंगल के, ये साइड और ये साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो वेक्टर, तो तीसरा साइड क्या हो गया उसका रिजल्टेंट, मतलब आइडियल। इसी तरीके से पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, वो कहता है दो एडजेसेंट साइड्स, ये साइड और ये साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वेक्टर्स। तो जो डायगोनल इसमें से पास होगा, क्योंकि इसका एक और डायगोनल ये है, तो ये जो डायगोनल इसमें से पास हुआ है कॉमन पॉइंट से, ये इनका रिजल्टेंट होगा। इतनी सी बात क्लियर है। और एग्जांपल या याद रखने का तरीका, फोर्स, अगर हम एक ऑब्जेक्ट को यहां फोर्स लगाएंगे, यहां फोर्स लगाएंगे, एक साथ दोनों साइड फोर्स लगाएंगे, तो वो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स यहां लगता है, बेसिकली वो यहां चला जाएगा। आप इसको खुद से घर पे इसको एक्सपेरिमेंटली करना, टेबल के ऊपर कुछ ब्लॉक रखना, एक बंदा यहां से फोर्स लगाया, किसी फ्रेंड को बोलना यहां कहीं से किसी एंगल पे लगाओ, वो देखो वो रिजल्ट में कहां जाता है, बिल्कुल ही आएगा आंसर। ठीक है, अब आगे सुनो। अब मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही है। ट्रायंगल लॉ कैसे, मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये मैंने कहा ये थीटा है, वो लिखा भी है। अब मैंने इसको यहां से यहां शिफ्ट किया, तो ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये अगर थीटा है, ये भी थीटा हुआ, ये और ये आपस में पैरेलल, ये लाइन है आपके पास ट्रांसवर्स लाइन, तो ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब आप देखो, मैं कह रहा हूं मेरे पास ये ए वेक्टर है या एक्स वेक्टर है, फिर ये मेरे पास y वेक्टर है, तो ये ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, तो ये रिजल्टेंट हो गया। तो मतलब पैरेललोग्राम और एक ही है, बट हाँ पढ़ाने को दो दो है। तो डेफिनेशन इसकी बता देते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन ये कह रही है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर्स, ये साइड और ये साइड, ऑर्डर याद रखना है, ये सामने की तरफ है, ये सामने की तरफ, then the diagonal passing the common point, ये वाला जो कॉमन पॉइंट यहां पर है, जो पास हो रहा है डायगोनल, will be the resultant of, ये इनका रिजल्टेंट है। फिर बता रहा हूं, ये आपको मैग्नीट्यूड नहीं देगा, ये आपको आइडिया देगा। आइडिया मतलब ये हुआ, मैं ऑब्जेक्ट को यहां फोर्स लगा रहा हूं, बताओ नेट फोर्स कहां लगेगा, वो नेट जाएगा कहां, आप कहोगे सर बीच में। लेकिन अगर क्वेश्चन मैंने बताया कि मैंने सामने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, यहां फोर्स लगाया 20 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का एंगल है 30 डिग्री, बताओ बीच में जब फोर्स लगे तो कितना लगेगा, तो कितना आप नहीं बता पाओगे। कितना कैसे बताओगे, कितना के लिए फिर वही है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें लेने हैं, आंसर फिर वही आएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ट्वाइस एक्स वाई कॉस ऑफ थीटा। यहां पर मैं डिराइव नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी करवा चुका। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। मान लो
मैंने बताया एक ऑब्जेक्ट है, सामने की तरफ 10 न्यूटन फोर्स और यहां की तरफ 10 न्यूटन फोर्स और बीच में एंगल 60। बताओ इसमें नेट फोर्स कहां लगेगा और कितना लगेगा? तो कितना लगेगा? आपके पास ए वेक्टर कितना है, एक्स कितना है, एक्स मतलब मैग्नीट्यूड, ये वाई कितना है 10 और थीटा कितना है 60। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है, नेट फोर्स जो ये बीच में लगने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ फिर से 10 का स्क्वायर, दूसरे वाले 10 का स्क्वायर, ट्वाइस 10 into 10 10 स्क्वायर, cos of 60 1/2, आंसर 10 10 10, 3 बार 10 स्क्वायर तो 10√3 आंसर। थोड़ा कैलकुलेशंस कर लेना खुद से ही, क्योंकि मैं कैलकुलेशंस नहीं करवाता ज्यादा, क्योंकि मैं कैलकुलेशन नहीं पढ़ा रहा, फिजिक्स पढ़ा रहा। तो ये बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इसमें भी आपको ये वाला एंगल, भाई ये फोर्स तो नेट फोर्स यहां लगा, तो ये एंगल पता होना चाहिए 5। अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 5 की वैल्यू कितनी थी, y sin ऑफ थीटा अपॉन x प्लस y cos ऑफ थीटा। यहां पर भी सेम आएगा, जैसे सर रिजल्टेंट फोर्स यहां लगेगा, बताओ ये एंगल कितना है, आप लिखोगे सर ये tan लिखना है, आप लोगों सर tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, y sin ऑफ थीटा, y मतलब ये वाला फोर्स 10 sin 60 √3/2 डिवाइडेड बाय x, ये वाला फोर्स 10 प्लस 10 cos 60 1/2, इसको सॉल्व कर लो वो एंगल आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली आज हमने दो लॉज पढ़े, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों में आइडिया था, दोनों में सॉल्यूशन रखा हुआ था, आंसर रखा हुआ था, करने का तरीका रखा था। आइडिया में बस ये पता चलता है कि ये चीज होगी, यहां जाएगा वहां जाएगा, कितना जाएगा कौन सा एंगल होगा, उसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। एक और बात बता देता हूं और फिर इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ये चीज है आपके पास यूनिट वेक्टर, पहले भी मैं बता चुका हूं बट मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है तो बता दूं। देखो पहले हम क्या करते थे, हमारे पास डायरेक्शन के लिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या उससे पहले अगर हम छोटे क्लासेस में होते हैं तो हमारे पास होता है भाई सामने जाना प्लस, पीछे जाना माइनस। फिर उसके बाद हम लोग साइडवेज में जाना शुरू कर दिए, तो फिर हम लिखते हैं x सामने प्लस x, पीछे माइनस x, ऊपर प्लस y, नीचे माइनस y। फिर ईस्ट वेस्ट, तो मतलब डायरेक्शन दिखाने, जैसे हम चीजें बदलते जाएंगे और आगे आगे पढ़ते जाएंगे, हमारे पास डायरेक्शन ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास जो डायरेक्शन है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये अगर आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बाहर का जेड एक्सिस है। जैसे रूम है, रूम के ये दीवार है, ये सामने वाली मानो एक्स एक्सिस में है, हाइट मानो वाई एक्सिस में है, ये ब्रेड्थ मानो जेड एक्सिस में, ठीक है। अगर मैं यहां से आगे की तरफ जाता हूं 3 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ, तो मैं लिखूंगा 3 मीटर आई कैप। 3 मीटर का मतलब मैग्नीट्यूड कितना चला, ये 3 मीटर में ऊपर भी जा सकता था, साइड में कहीं भी जा सकता था, लेकिन आई कैप ने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये बात कंफर्म है कि मैं एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊंगा। तो आई कैप जो है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं इससे पीछे की तरफ जाता तो ये होता, माना 3 मीटर में जा रहा हूं, 3 मीटर पीछे, x आगे प्लस पीछे माइनस, तो इसको लिखेंगे आई कैप, लेकिन कैसा माइनस। आई कैप वहां पर भी, आई कैप यहां पर भी। प्लस एक्सिस में डायरेक्शन किससे देते हैं, आई कैप से, माइनस एक्स एक्सिस में किससे देते हैं, माइनस आई कैप से। ऐसे ही वाई एक्सिस में डायरेक्शन किससे देते हैं, जे कैप से। सपोज मैं ऊपर जा रहा हूं 3 मीटर, तो 3 मीटर जे कैप, ये मीटर बाद में भी लिख सकते हो, और इसी के नीचे जा रहा हूं तो माइनस जे से, 3 मीटर माइनस जे। ऐसे बाहर की तरफ आ रहा हूं तो ये डायरेक्शन देते हैं के कैप से, इसके अपोजिट जा रहा हूं तो माइनस के से। तो हमारे पास आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस है, माइनस जे, माइनस के, तो 6 चीजें होंगी। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब डायरेक्शन वेक्टर, आप याद रखना यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, ठीक है। आई कैप मतलब प्लस एक्सिस में, जे कैप मतलब प्लस वाई में, के कैप मतलब प्लस जेड में, ठीक है। अब इसका क्या फायदा हुआ, इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, मान लो मैं कहता हूं भाई ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मानो ये
2D बता रहा हूँ, 2D मोशन, 2 ही डायमेंशन चेंज हो गए, z को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। मान लो मैं पहले आगे की तरफ गया 3 मीटर, फिर मैंने यहां से 90 डिग्री का टर्न लिया और फिर मैं चला गया ऊपर 4 मीटर, पहुंच गए यहां पर। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं अगर यहां से यहां जोड़ देता हूं तो ये मेरी पोजीशन वेक्टर होगा, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं भाई। यहां से यहां जाना, फिर यहां से ऊपर जाना, तो ऑरिजिन पॉइंट से पॉइंट करके वहां बताना भाई ये पोजीशन है। तो इसको लिखते कैसे हैं, ये पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं, ये O मान लो, ये पॉइंट P मान लो, तो O से P एक पोजीशन वेक्टर, ये आपको बताएगा पोजीशन कि भाई वो इंसान कहां पर है। इसको लिखेंगे कैसे, किसी को मेरे को यहां तक पहुंचाना है तो उसके 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको बोलूंगा भाई एक काम कर, इसके लाइन, ये जो मैंने लाइन है, ये पोजीशन वेक्टर, इसके साथ साथ जा, इसके साथ एक फिक्स्ड एंगल बनाना थीटा, तो वहां पहुंच जाएगा। दूसरा मैं उसको बताऊंगा जो सबसे आसान होगा, उसको मैं बताऊंगा एक काम कर, पहले आगे की तरफ जाना 3 मीटर, फिर ऊपर की तरफ जाना 4 मीटर, तो वहां पहुंच जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा 3i कैप, तो 3i कैप मतलब आगे की तरफ, प्लस और 4j कैप, ये हो गया क्वेश्चन। ये वेक्टर लिखने का तरीका है। जैसे मान लो मेरा पॉइंट यहां होता, आगे चला, फिर मैं नीचे आया, ये पोजीशन वेक्टर। सपोज मैं 3 मीटर आगे चला, फिर मैं 2 मीटर नीचे आया। अब इसकी पोजीशन में कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, इसकी पोजीशन लिखी जाएगी, इसकी पोजीशन वेक्टर कितना होगा, पहले मैं आगे चला तो आगे का मतलब 3i कैप, फिर मैं y में ऊपर गया या नीचे गया, तो मैं नीचे गया, इसमें लिखूंगा -2j कैप। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है, थोड़ा सा इसको भी लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको बताया कि ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहां पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके आगे मैं आपको डॉट प्रोडक्ट वेक्टर का कराऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं।